बीबीसी दुनिया में आज देखिए, गजा छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते कुछ परिवार। WHO ने कहा बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा है गजा, लेकिन खतरों के बावजूद गजा में रहने पर अड़े कुछ लोग। हमास ने किया 250 इसराइलियों को अगवा करने का दावा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हुई तेज, कल इसराइल पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष की करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी सेम सेक्स मैरिज को मान्यता। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया फैसला। अदालत ने कहा कानून बनाना संसद का काम। साल 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और साल 2040 तक चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का भारत का मिशन। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष विभाग को दिए निर्देश। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे चीन। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में लिया हिस्सा। चीन की सबसे बड़ी आर्थिक परियोजना है BRI। बुधवार को होगी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात। बेल्जियम में स्वीडन के 2 फुटबॉल फैंस की हत्या करने वाले शख्स की पुलिस मुठभेड़ में मौत। पुलिस के मुताबिक ट्यूनीशियाई मूल का था शख्स। बेल्जियम में गैर कानूनी तरीके से रह रहा था। हो सकता है चरमपंथी संगठन IS से हमलावर हुआ था प्रेरित। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष का आज 11वां दिन है। इसराइल के जमीनी हमलों की आशंका के मद्देनजर गजा के उत्तरी इलाके से भागे हजारों लोग मिस्र से लगने वाली रफा चेक पॉइंट पर जमा है। लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जो गजा छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। क्या है इस फैसले की वजह? इस दौरान ऐसे तमाम वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिनमें बंधक बनाए गए इजरायली नजर आ रहे हैं। कवर स्टोरी में आज इन तमाम पहलुओं की चर्चा। बीती रात और आज सुबह भी गजा में इजरायली हवाई हमले जारी रहे। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि दक्षिणी गजा में हवाई हमलों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मिस्र की सीमा के पास रफा चेक पॉइंट में एक घर में ही 28 लोग मारे गए हैं। ये वो जगह है जहां हजारों लोग मिस्र में दाखिल होने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर हमास का कहना है कि इजरायली हमले में उसके कुछ अधिकारी भी मारे गए। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियां गजा में राहत सामग्री फौरन पहुंचाने पर बार बार जोर दे रही हैं। गजा में दाखिल होने की इजाजत के इंतजार में राहत सामग्री लिए सैकड़ों ट्रक रफा क्रॉसिंग पर खड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि गजा बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। उनके मुताबिक अब गजा में सिर्फ 24 घंटे के लिए पानी, बिजली और तेल बचा है। देखिए बीबीसी संवाददाता फराज किलानी की इजरायली शहर सेड्रोट से ये रिपोर्ट। ये गजा सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसराइल पर हमास के अप्रत्याशित हमले को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और उनमें से कुछ हमलावर यहां से ज्यादा दूर नहीं हैं। इसराइल ने गजा पर सिलसिलेवार जबरदस्त हवाई हमले किए हैं और अब वो जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। इसकी कल्पना करना मुश्किल है कि गजा में आम लोगों के साथ आगे क्या होगा। ये गजा पट्टी का उत्तरी इलाका है जहां जमीनी हमले शुरू हो सकते हैं। इस इलाके से हजारों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर दक्षिणी हिस्से में जाना पड़ा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो यहां से जाना नहीं चाहते। गजा में 2700 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए हैं। इसराइल के कहने के बाद हजारों नागरिक उत्तरी इलाकों से भाग गए हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो जा नहीं सकते या जाना नहीं चाहते। अबू जमील उन्हीं में से एक हैं जो गजा में बचे थोड़े से पानी को भर रहे हैं। यहाँ पानी की सप्लाई 4 दिन से बंद है। हम कहीं नहीं जाएंगे, भले ही वो हमारा घर तोड़ दें। जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। 5-6 लोगों का परिवार लेकर हम कहाँ जाएंगे। मौका मिलने पर बच्चे खेल भी लेते हैं। शांति के चंद पलों का भी वो लुत्फ उठा रहे हैं। हिंसा और मौत के मंजर के बीच बस यही उनके लिए राहत है। यहाँ कई परिवार एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। उनमें से अधिकतर अपने घर तबाह होने के बाद पहले ही ठिकाना बदल चुके हैं।
वायल के लिए दक्षिणी हिस्से में जाना कोई विकल्प नहीं है। यहाँ तक कि सड़क भी महफूज नहीं है। 70 लोग बिना किसी चेतावनी के हवाई हमले में मारे गए। सारे हमले बिना चेतावनी के हो रहे हैं। अगर हम वहाँ अपने 5-6 परिवार के 50 सदस्यों के साथ चले भी जाएं, तो हमें खाना पीना कहाँ से मिलेगा? हमारे पास सिर्फ कपड़े होंगे। इस्राएली फौज का कहना है कि उसने आम लोगों से जाने के लिए कहा ताकि हमास उन्हें अपनी आड़ न बना सके। हमास ने इस आरोप को गलत बताया है। लेकिन उन हजारों लोगों का क्या होगा जिन्होंने गजा से नहीं जाने का फैसला किया है? इस बीच हमास ने दावा किया है कि उसने 250 इस्राएलियों को बंधक बना रखा है जो अलग अलग इलाकों में रहते थे। हालांकि इस संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। बीबीसी संवाददाता फ्रैंकी मैकमिली ने एक ब्रितानी परिवार से बात की जिन्हें पता चला है कि उनके परिजन मारे गए हैं। एक अन्य परिवार ने अपने बच्चों के वीडियो शेयर किए जिन्हें अगवा किया गया है। वो अपने बच्चों की रिहाई की अपील कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हमास के लड़ाकों ने इस परिवार को बंधक बनाया और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। डिल्का अपने फोन के जरिए इसे फेसबुक पर लाइव कर रही थी और उनका परिवार इसे देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। एक कमेंट में लिखा था, माँ आई लव यू। नॉर्थ लंदन में उनके कजिन निर दरवेश मुझे बता रहे थे कि आगे क्या हुआ। They walking the boy out to knock on the neighbor's door to trying to get them out to I don't know, capture them, kill them or whatever it is. बीते एक हफ्ते से निर अपने परिवार की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर एक खबर आई। इजरायली सैनिकों को डिल्का और टॉमस के शव मिले। चंद घंटों के भीतर उन्हें दफन कर दिया गया, जिसमें हवाई हमलों की वजह से कुछ ही लोग मौजूद थे। लेकिन ये अभी तक पता नहीं चला कि नोआम का क्या हुआ। इस तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि बंदूकधारी उसे खींच कर ले जा रहे हैं। आठ साल की एला और 15 साल की दफना के बारे में उनके परिवार को लगता है कि वो जिंदा हैं और उन्हें गजा में बंधक बनाया गया है। לבנות שלי שישארו חזקות, שישמרו אחת על השנייה. उनकी माँ कह रही हैं कि हिम्मत मत हारो, एक दूसरे को खोजो, अपने पापा को खोजो। वो कह रही हैं कि उन्हें वापस लाने के लिए हर कोशिश जारी है और उन्हें वापस लाया जाएगा। שאנחנו עושים הכל כדי להחזיר אותם. पहले की तरह दोबारा नाचने गाने और हंसने मुस्कुराने के लिए। इसराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी भी तेज हो गई है। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स इसराइल पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि सबसे लगातार बातचीत करने की जरूरत है। चीन भी अपना मध्य पूर्व राजदूत भेज रहा है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि अगर गजा पर इसराइली बमबारी जारी रही तो इसराइल के विरोधियों को एक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपना समर्थन जताने के लिए बुधवार को इसराइल पहुंच रहे हैं। हाल ही में इसराइल का दौरा करने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का पूरा ध्यान हमास से बंधकों की सुरक्षित रिहाई पर होगा। वो इसराइल से ये भी जानना चाहेंगे कि वो गजा में कैसे अपना सैन्य ऑपरेशन करेंगे जिससे कि आम नागरिकों के जानो माल का कम से कम नुकसान हो। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसराइल के बाद जॉर्डन भी जाएंगे। वहां वो किंग अब्दुल्ला, फलस्तीनी नेता महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के साथ इस संकट पर विचार विमर्श करेंगे। इसराइल का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे के कूटनीतिक मायने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये दौरा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जंग के वक्त आ रहे हैं। वो जंग की समीक्षा करेंगे, मध्य पूर्व के अलग अलग हालात पर बात करेंगे और उन कदमों पर भी बात होगी जिन्हें उठाने की जरूरत है। इस बीच एक अलग घटनाक्रम में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल फलस्तीनी संघर्ष में मानवीय संघर्ष विराम के लिए रूस के ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड का कहना है कि रूस ने एक तो हमास का जिक्र नहीं किया और बिना परामर्श किए प्रस्ताव रख दिया है। और बात भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से जुड़ी याचिका पर आए फैसले की। समलैंगिक जोड़ों और एक्टिविस्ट की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की खंडपीठ ने आज दिए फैसले में कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देना संसद और विधानसभाओं का काम है।
अदालत ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाने के सरकारी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये कमेटी समलैंगिक जोड़ों को राशन कार्ड और पेंशन समेत कई अधिकार देने पर विचार करेगी। फैसले में समलैंगिक समुदाय को बच्चा गोद लेने का भी अधिकार भी नहीं मिला। और इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकीलों का तर्क था कि शादी दो लोगों का मिलन है, ना कि सिर्फ एक महिला और एक पुरुष का। ऐसे में उन्हें शादी करने का अधिकार ना देना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान सभी नागरिकों को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार देता है और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। वहीं इस मामले में सरकार का कहना था कि शादी के इस सामाजिक कानूनी विषय पर सिर्फ संसद चर्चा कर सकती है। हमारी को उम्मीद तो बहुत थी सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स आई हैं ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स LGBTQ राइट्स को लेकर के। तो इस वाली केस से भी बहुत उम्मीद थी हमारी। हमें लग रहा था एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा, कुछ राइट्स मिलेंगे, मतलब बहुत सारे जो टेंजिबल राइट्स होते हैं, बैंक अकाउंट, इनहेरिटेंस एट्सेट्रा, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। तो बट बहुत ज़्यादा कुछ कंक्रीट आया नहीं है। तो डेफिनेटली हम लोग उतने मतलब खुश तो नहीं हैं। काफ़ी आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बस एक चीज़ जो ज़रूरी है वो होप रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग वापस आएंगे, हम लोग अपने जो हक है वो मांगेंगे बार बार। तो ये थे मुख्य याचिकाकर्ता अभय डांग और सुप्रियो चक्रवर्ती, जिनसे बात की थी BBC संवाददाता अनंत जनाने ने। और इस फैसले को लेकर कई लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी। LGBT कम्युनिटी को बहुत उम्मीद थी कि फैसला शायद उनके पक्ष में आ सकता है। अब इस वर्डिक्ट को कैसे देखा जा रहा है, इस समुदाय के लिए आगे का रास्ता क्या है, हमने ये जानने की कोशिश की BBC संवाददाता दिव्या आर्या से, जो इस मामले को कवर कर रही थी। सबसे अहम बात तो ये कि जुडिशरी में और जो एग्जीक्यूटिव हैं उनकी पावर्स की क्या लिमिटेशंस हैं, इसको बहुत क्लियर किया। 5 जजों ने कहा, पहली बात ये कि राइट टू मैरी यानी शादी का अधिकार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए वो सबको नहीं दिया जा सकता। ये एक ऐसा अधिकार है जो तय किया गया है और उसे तय करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव के पास है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में कोई फैसला नहीं लेंगे। और उन्होंने जो गेंद है एक तरह से सरकार के खेमे में डाली। उन्होंने कहा कि आप ही ने हमें ये सुझाव दिया था कि आप एक समिति बनाएंगे, लेकिन साथ ही कुछ और उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी जो बहुत अच्छी मानी जा सकती हैं, खासतौर पे समलैंगिक समुदाय के द्वारा। जैसे उन्होंने कहा कि समलैंगिकता कोई अर्बन एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा कि सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव कई तरीके से हो रहा है, अलग अलग, चाहे रोज़गार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे समाज का जो ढांचा है उसमें जिस तरह से वो रहते हैं या घर लेते हैं। तो उस सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन को समझना चाहिए और एक उन्होंने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि एक समग्र कानून लाए जो इन सभी भेदभाव के खिलाफ और रोकथाम के स्टेप्स सुझाए। अब आगे इस कम्युनिटी के लिए रास्ता बंद हो गया है या उम्मीद अभी बाकी है? देखिए, अभी तो सरकार को समिति बनानी है और वो अपने आप में एक बड़ा उम्मीद का दरवाज़ा है। उस समिति को ये तय करना है कि समलैंगिक समुदाय ने जो बातें कोर्ट के सामने रखी, जैसे कि उन्होंने कहा कि जब हम किसी से शादी नहीं कर सकते तो शादी से मिलने वाले वो अधिकार, मान लीजिए बैंक में जॉइंट अकाउंट खोलना या इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना नॉमिनी बताना, या अगर आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, आप वेंटिलेटर पे हैं, तो वो हक आपके पार्टनर को होता है कि आपको वेंटिलेटर से हटाया जाए या नहीं। इस तरह की बहुत सारी बातों को उन्होंने कोर्ट के सामने रखा और कहा कि ये हमें हक चाहिए अपनी पसंद के पार्टनर के लिए, इसलिए हमें शादी का अधिकार मिले। लेकिन साथ ही लोगों को ये भी लगता है कि ये जो सरकार की समिति है, इस दरवाजे को कोई छोटा दरवाज़ा नहीं मानना चाहिए। और जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने कहा है कि इस समिति में समलैंगिक समुदाय की भी सदस्यता हो और उन्हें उम्मीद है कि वो अपनी बातें वहाँ रख पाएंगे। और साल 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की पुरजोर तरीके से मांग उठने लगी थी। भविष्य में दुनिया से कई पौधे गायब हो जाएंगे। ये नुकसान बड़ा होगा क्योंकि कई पौधों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां बनती हैं। वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चेतावनी दी है। इंग्लैंड के रॉयल बोटैनिक गार्डन्स को एक स्टडी में पता चला है कि जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान की वजह से पौधों पर खतरा बढ़ गया है। देखिए BBC संवाददाता क्लेयर मार्शल की ये रिपोर्ट। ये नाजुक पौधा रॉयल बोटैनिक गार्डन्स के पाम हाउस में एक कोने में लगा है। इसके पास से लोग यूं ही गुजर जाते हैं, पर इसने हजारों जानें बचाई हैं। लेकिन अब ये प्रजाति जल्द ही विलुप्त हो सकती है।
ये एक तरह से साधारण सा पौधा है, लेकिन ये कई कैंसर रोधी दवाओं में काम आता है। पौधे हमारे पहनावे, हमारे खाने का हिस्सा हैं। हमारी 10 में से 9 दवाइयाँ पौधों से आती हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हमें आधी दवाएं मिलना कम हो जाए। जिन भी प्रजातियों को हम खो रहे हैं, हम नहीं जानते कि उनके साथ हम किन मौकों को खो रहे हैं। इसलिए अध्ययन करने का मौका मिलने से पहले ही उन्हें खो देना एक त्रासदी होगी। अमेज़न से लेकर एंडीज और अफ्रीका के तट तक इस नए डेटा से पता चला है कि 2020 के बाद से खोजे गए लगभग 19,000 नए पौधों और फफूंद की प्रजातियों में से लगभग 80% विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसकी मुख्य वजह है उनके प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं। रिपोर्ट में फफूंद को जैव विविधता के विज्ञान का अगला फ्रंटियर बताया गया है। इसकी करीब 25 लाख प्रजातियां होने का पता चला है। ये फफूंद विशेषज्ञ यानी माइक्रोलॉजिस्ट की शांतिपूर्ण दुनिया है। इन हजारों सैंपल्स में से कुछ खुद चार्ल्स डार्विन ने जमा किए थे, लेकिन अब फफूंद की कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने से पहले जल्द से जल्द उनका विश्लेषण करने की कोशिश की जा रही है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रजातियों की खोज करें, जो रसायनों को समझें। हमें ऐसे लोग चाहिए जो मैदान में जाएं और उन्हें इकट्ठा करें। हमारे पास ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। हम फफूंद से लगभग सब कुछ कर सकते हैं। फफूंद को बहुत आसानी से और छोटी जगहों पर उगाया जा सकता है। हो सकता है कि भविष्य में खाना फफूंद से आए। 90% फफूंद को अभी तक खोजा जाना बाकी है। इसके बारे में हमारी समझ अभी बहुत कम है। आज के वैज्ञानिकों का कहना है कि जो कुछ भी हमारे आसपास और हमारे पैरों के नीचे उगता है, हमें उसे संजो कर रखना चाहिए। और कार्यक्रम कैसा लगा ये बताने के लिए और फीडबैक देने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है। Thank you.